नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीएनएफ की ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म। तो ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो भी हमें ग्रामर दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड ये फॉर्मेट आपको ये बताने की कोशिश करता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है, जब भी हम ग्रामर लिखेंगे तो राइट साइड में जो भी पहला वाला एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, वो क्या होना चाहिए? टर्मिनल होना चाहिए। रेस्ट एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे होने चाहिए वेरिएबल। और हम लोगों ने ग्रामर पढ़ा हुआ था, हमने ग्रामर में वी, टी, पी एंड एस 4 टपल्स पढ़ा हुआ था। तो वी बिलोंग्स टू द वेरिएबल, तो ऑल द रेस्ट ऑफ द टर्म्स बिलोंग्स टू द वेरिएबल। तो जितने भी सेकेंड टर्म्स ऑनवर्ड्स हैं वो सारे वेरिएबल के पार्ट होने चाहिए। एंड फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसको बेटर वे में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। और ये हमारा जो एग्जाम्पल है, एक सिंपल ग्रामर लिखा हुआ है कि एस, कैपिटल एस आपको पता ही होगा कि दिस इज ए स्टार्ट वेरिएबल। जब भी हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो एक स्टार्ट वेरिएबल होता है, तो ये हमारा स्टार्ट वेरिएबल है। रेस्ट ए, बी, सी, ये हमारे सारे वेरिएबल्स को बिलोंग करते हैं। और स्मॉल लेटर में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे बिलोंग्स करते हैं टर्मिनल, राइट? तो ये है। तो जब भी ग्रामर लिखा है इस तरीके से, तो और हमें जीएनएफ में कन्वर्ट करना है, तो कुछ बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। इन बेसिक चीज़ों में पहला फैक्टर ये है कि कोई भी नल प्रोडक्शंस इस ग्रामर में नहीं होना चाहिए। नल प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई भी ग्रामर, कुछ बुक्स में आपको लेमडा भी लिखा होता है नल के लिए, तो अगर इस तरीके का कोई भी क्रिएशंस हो रहा है, कोई भी प्रोडक्शंस हो रहा है, तो उसको हमें रिमूव करेंगे। दूसरा, अगर कोई भी यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, यूनिट प्रोडक्शन इन द सेंस कि अगर राइट साइड में एक ही एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा है कोई भी लेफ्ट साइड का वेरिएबल, इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट प्रोडक्शन क्रिएट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग रिमूव करेंगे। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब ये दोनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा ग्रामर है वो किस फॉर्म में हो? सीएनएफ में, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। अगर इतना सब कुछ हो जाता है तो हम आगे बात करेंगे कि हम जीएनएफ में कैसे इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी स्टेप्स को फॉलो कर लिए हैं। अब इस केसेस में हम लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो हमें ग्रामर लिखा है, अगर इस ग्रामर को हम लिखने की कोशिश करें तो ये टोटल जो है हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गई, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे वेरिएबल्स फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 को फॉलो करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल एस फाइंड आउट कर रहा है सी, ए, बी, बी। तो सबसे पहले हमको एस मिलता है, उसके बाद कैपिटल सी मिल रहा है जो कि वेरिएबल है, उसके बाद ए मिला और उसके बाद बी मिला। नेक्स्ट इक्वेशन 2 में जाएंगे तो हमें बी मिला, ऑलरेडी हम ले चुके हैं। यहाँ पे कैपिटल सी मिला, ऑलरेडी ले चुके हैं। लास्ट इक्वेशंस में हमें कैपिटल ए मिला, वो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। तो स्टेप 3 यहाँ पे क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है कि जो भी वेरिएबल हैं उनको हम एक सीक्वेंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक हम वेरिएबल का नाम देंगे ए, और इसको हम सिक्वेंसली पुट करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल एस को हम लिखेंगे A1, कैपिटल सी को लिखेंगे A2, और ए को लिखेंगे A3, और बी को लिखेंगे A4। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन चारों को कन्वर्ट कर लिया। तो फाइनली वी आर गेटिंग दिस। अब ये सारी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो फाइनल जो हमारा ग्रामर क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो किस तरीके से आएगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामर जनरेट होगा। तो ग्रामर यहाँ पे फाइनली जनरेट हो गया A1। A1 मीन्स व्हाट? A1 इज बिलोंग्स टू द S। यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो B का मतलब हो गया यहाँ पे A4। और अगर यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशंस में B लिखा है, B फाइंड आउट कर रहा है B और SB, तो B का मतलब हो गया कि यहाँ A4 फाइंड आउट B कर रहा है। यहाँ पे स्मॉल b कौन फाइंड आउट कर रहा है? C। तो C का मतलब हो गया कि A2, तो A2 फाइंड आउट कर रहा होगा। एंड लास्ट कैपिटल H फाइंड आउट A। तो व्हाट अबाउट द कैपिटल A? कैपिटल A बिलोंग्स टू द A3, तो A3 फाइंड आउट द स्मॉल a। तो इस तरीके से हमने इसी इक्वेशंस को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग के फॉर्म में लिख लिया। जब इस तरीके के इक्वेशंस को हम लोग ऑर्डरिंग के फॉर्म में लिखते हैं तो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू हम लोग इसको जीएनएफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और वो हमारे पास जो रूल्स हैं, ये रूल्स कहता है कि जो भी
प्रोडक्शंस क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल A1 टू A2 इस तरीके से कुछ भी क्रिएट हो रहा है बाय द वे, और x यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू वेरिएबल। तो आई एम फोकस ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इन द ग्रामर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्ट क्या है 1। अगर इस 1 को मैं यहाँ पे I पुट कर दूँ और इस A2 के नाम पे मैं J पुट कर दूँ, तो इसमें एक रिलेशन होना चाहिए। अगर I लेस देन J है तो ग्रामर हमारा करेक्ट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी वेरिएबल है वो करेक्ट है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का प्रयास करेंगे। 1 है तो 2 हो सकता है, 1 है यहाँ पे 3 हो सकता है, या अगर A2 लिखा हो तो A2 जो है A3 फाइंड आउट कर सकता है, A4 पहला एलिमेंट हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है देन व्हाट वी विल डू दैट, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक लेमा को स्टडी करेंगे और इस तरीके की प्रॉब्लम्स को रिमूव करेंगे। एक्चुअली अगर A2 को फाइंड आउट करने लगे तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग कहते हैं लेफ़्ट रिकर्सिव प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक लेमा है, उस लेमा का हम लोग यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा पाएंगे। नेक्स्ट, अगर मैं इस इक्वेशंस को वेरीफाई करूं इन दोनों रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि A1 क्या फाइंड आउट कर रहा है, A2 और A3। तो A1 अगर A2 और A3 फाइंड आउट कर रहा है तो I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज I लेस देन J2। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो अगेन 1 इज लेस देन 4, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ भी कोई इशू नहीं, दैट मीन्स इक्वेशन 1 हैज़ बिन पास्ड। नाउ आई एम फोकस ऑन द इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 पे फोकस करूँ तो आप इसमें देखेंगे कि हमें इसमें क्या मिलता है, A4 इज फाइंड आउट B। तो अगर A4 B को फाइंड आउट कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट अगर टर्मिनल है तो हमें कोई इशू नहीं है। वी आर फोकस ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इफ फर्स्ट एलिमेंट इज ए वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो I की वैल्यू क्या है 4 और J की वैल्यू क्या है 1। तो I लेस देन J है, नहीं यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कि रूल यहाँ पे फेल हो गया है। तो यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हाउ वी कैन डू दैट टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो अगर A4 की वैल्यू यहाँ पे A4 इज डिटरमाइन A1 एंड A4, तो A4 क्या फाइंड आउट कर रहा है इस पर हम फोकस करेंगे। तो इस टेबल से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो A1 जो है 2 वैल्यू को दे रहा है। A1 एक तो हमें A2 A3 दे रहा है और एक हमें दे रहा है A4। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर A1 की वैल्यू को हम पुट करें यहाँ पे तो वी आर गेटिंग एंड जस्ट चेंजिंग दैट द कलर ऑफ द पेन। सो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे A2 A3 एंड A4। अगेन A1 कंटेन A4। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू वी कैन राइट हियर A4। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ A4 इन टर्म्स ऑफ ग्रामर A2 A3 A4 एंड A4। तो अगर हम इस पर फोकस करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस A4 डिटरमाइन B ऑलरेडी पहले इक्वेशन में थी। जब हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया तो हमें मिला यहाँ पे A2 A3 A4। तो अगर A2 की वैल्यू व्हाट वी कैन एबल टू पुट दैट B। तो अगर हमने यहाँ पे B पुट कर दिया बाय द वे तो यहाँ पे हो गया B A3 A4। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे A4 डिटरमाइन A4 एंड वी आर नॉट एबल टू पुट द वैल्यू ऑफ A4 की वैल्यू हम पुट नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम्स वी आर गेटिंग दैट हियर, दैट इज A4। तो ये हमें फाइनली प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हमारे साथ हो गई। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है A4 डिटरमाइन A4, इन सब से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है फर्स्ट एलिमेंट से, बिकॉज GNF में पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक तो टर्मिनल होना चाहिए बाय द वे, और दूसरी जो हम लोगों ने कंडीशन डिटरमाइन की थी कि I की वैल्यू लेस देन J होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 डिटरमाइंड 4, तो दिस इज नॉट लेस देन, दिस इज द केस ऑफ द इक्वल टू। तो यहाँ पे फेल हो गया जो हमारा रूल था। तो इसके लिए हम लोग एक लेमा को स्टडी करेंगे और इस प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे यहाँ पे। तो व्हाट अबाउट द लेमा इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये लेमा इज बेसिकली फोकस ऑन द लेफ्ट रिकर्सिव प्रॉब्लम्स। इफ वी आर गेटिंग द लेफ्ट रिकर्सिव प्रॉब्लम देन हाउ वी कैन रिमूव दैट लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दैट।
तो एक एग्जांपल समझते हैं. फॉर एग्जांपल, let's suppose that here A is determined alpha A1 A2 AN. ये कुछ और भी एलिमेंट हो सकता है, नथिंग वरीड अबाउट दैट. तो अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. A determine बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड समथिंग लाइक दैट एंड A अल्फा 1. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये दो तरीके का एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा है. एक तो बीटा 1 बीटा 2 समथिंग लाइक दैट, और एक A अल्फा 1 A अल्फा 2 एंड समथिंग लाइक दैट. अब व्हाट द मीनिंग ऑफ बीटा 1? तो यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 जो भी है वो क्या है, ये या तो बीटा 1 इट मे बी टर्मिनल और इट मे बी टर्मिनल एंड फॉलोड द वेरिएबल्स. इसका मतलब ये हो गया कि बीटा 1 या तो टर्मिनल होगा, लेट्स सपोज ए हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ए हो और रेस्ट जो पार्ट है वो वेरिएबल हो. इट मे बी A1 हो A2 हो, कुछ भी हो. बट अगर फर्स्ट पार्ट टर्मिनल है तो हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. देन दैट गिवन ग्रामर इज इन GNF. इट्स नॉट द बिग डील. नाउ आई एम फोकस ऑन दिस. A इज डिटरमाइन A अल्फा 1. सो अगर इफ A इज डिटरमाइन A अल्फा 1, देन that means we are facing the problem that is the left recursive problem. If A is determine A alpha 1 or A alpha 2, because first element is A. पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, A है, तो यही प्रॉब्लम है. तो इसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे? ऐसे केसेस में क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि A डिटरमाइंड A अल्फा 1, यहाँ पे लिखते हैं A डिटरमाइंड A अल्फा 1. तो ये भी हो सकता है कि यहाँ A लिखा हो अल्फा 1 की वैल्यू A2 A3 हो सकती है, A2 A3 A4 हो सकती है. इस तरीके से कुछ भी हो सकता है. तो ये जो रेस्ट वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग एक नया वेरिएबल, एक न्यू वेरिएबल मान लेते हैं जो हमें लेमा बताती है. तो इसको हमने एक न्यू वेरिएबल हमें मान लेना है. ठीक है. तो यहाँ पे अल्फा 1 जो हम लोग जिक्र कर रहे थे कि सिंगल वेरिएबल हो सकता है, मोर देन 1 वेरिएबल हो सकता है, मोर देन 2 हो सकता है. इस तरीके से तमाम कॉन्ट्रास्ट इसमें हो सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ, जस्ट ए मिनट, तो यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो इस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बीटा 1 और बीटा 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्मिनल. एक्चुअली प्रॉब्लम इज हियर बिकॉज दिस इज द केस ऑफ लेफ्ट रिकर्सिव. तो ऐसे केसेस में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर A इज फाइंड आउट ADE, इसका मतलब अल्फा 1 की वैल्यू DE है, लेट्स सपोज दैट. तो दिस इज द केस ऑफ द लेफ्ट रिकर्सिव प्रॉब्लम. तो ये रेस्ट पार्ट जो भी है ना, इसको हमने एक नया वेरिएबल मान लिया. इस वेरिएबल को हम लोग कहेंगे Z. क्लियर? ओके. तो जैसे ही हम इस DE को हमने Z मान लिया, तो ओवरऑल व्हाट वी आर गेटिंग दैट, हमारे पास A क्या क्या फाइंड आउट कर रहा था. A फाइंड आउट कर रहा था बीटा 1. A फाइंड आउट कर रहा था, जो लेमा हमें बताने की कोशिश कर रहा बीटा 2. A फाइंड आउट कर रहा था ADE. एंड हमें प्रॉब्लम कहाँ पे मिली? प्रॉब्लम हमें इस इक्वेशंस में मिली है. तो इस इक्वेशंस को हम लोग रिमूव कर देंगे. और लेमा क्या कहता है कि इसकी जगह आपने एक नया वेरिएबल मान लिया Z. राइट? जैसे ही आपने इसको Z मान लिया बाय द वे, तो हाउ यू कैन राइट द रेस्ट ऑफ द इक्वेशंस अगेन. तो नाउ आई एम राइटिंग द अगेन दिस इक्वेशंस. तो A डिटरमाइंड व्हाट, बीटा 1 हमने वेरिएबल Z माना था, तो इस वेरिएबल को सारी एक इक्वेशंस में हमें लास्ट में पुट करना पड़ेगा. A को हमने माना था बीटा 2. देन अगेन आई पुट इट द लास्ट एलिमेंट हियर. Z इज फाइंड आउट DE. तो Z इज फाइंड आउट DE, हम यहाँ पर DE लिखेंगे और फाइनली एडेड इन द लास्ट इन द दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो फाइनली वी आर गेटिंग 3 इक्वेशंस. वो अलग बात है कि ये इक्वेशन हमारी रिमूव हो गई, एक नए वेरिएबल Z है उसकी भी इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. तो दैट इज द लेमा एक्चुअली हियर, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम मिल रही थी. दिस इज द केस ऑफ द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे ये दोनों जो है ना, इस A4 इज फाइंड आउट द A4. ओके. तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड Z. हमने इसको Z मान लिया बाय द वे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है Z. तो ये इक्वेशंस हमारी गायब हो जाएगी. ये पूरी की पूरी इक्वेशंस वी कैन कट आउट. देन व्हाट द इक्वेशंस वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन 1. इसको हम एज इट लिखेंगे. यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग? A4 इज फाइंड आउट B.
और लेमा लग गया तो बी तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें बी जेड लिखना पड़ेगा। A4 इज डिटरमाइन व्हाट, बी A3 A4 इक्वेशन 2। तो ये तो मैं लिखूंगा बट इसके साथ मैं ये भी लिखूंगा बी A3 A4 एंड लास्टली आई ऐड जेड। एंड इस इक्वेशन को मैंने आपको बोला लेफ्ट रिकर्सिव है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह ऑलरेडी हमने जब जेड यहाँ पे एज्यूम किया है उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ जेड हमने यहाँ पे हमें मिला था A4 A4। तो ये A4 A4 तो मैं लिखूंगा ही, बट साथ में मुझे ये भी लिखना पड़ेगा A4 A4 एंड जेड। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमने लास्ट में जेड ऐड किया, इसमें लास्ट में जेड ऐड किया और इसमें लास्ट में जेड ऐड किया। तो ओवरऑल इस इक्वेशंस को रिमूव किया, इसके बदले जो भी है जेड हमने एज्यूम किया था, तो जेड की इक्वेशंस ऐड ऑन हो गई। तो फाइनली we are getting the equation this. A4 is find out B, A4 is find out BZ, A4 is find out this and Z is find out A4 A4. So we can say that this is the A4 A4 and Z. तो फाइनली जो A4 में प्रॉब्लम आ रही थी, तो A4 के लिए हमें एक नई इक्वेशंस मिल गई जो कि 3 पार्ट में ब्रेक है। अब यहाँ पे हम आते हैं अगेन इन बेसिक, हमारे पास स्टार्टिंग में ही ग्रामर लिखा हुआ था, दैट इज़ द ग्रामर। तो हम अब एक एक को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हम A1 पे पहले काम करने की कोशिश करते हैं कि A1 क्या है। अगर मैं A1 पे फोकस करूं काम करने का, जस्ट अ मोमेंट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A1 क्या डिटरमाइन कर रहा है, A2 A3 A4 A4। और मेन पर्पज क्या है हमारा कि पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, एज पर GNF टर्मिनल होना चाहिए। तो ये तो टर्मिनल है नहीं, तो वी नीड टू बी पुट द वैल्यू ऑफ A2। तो अगर हम लोग यहाँ पे A2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये देखना है कि हमें क्या मिलेगा। सो सेम वी कैन जस्ट and put it the value. So if A1 is determined A2 and A3, so we can say that the value of A2 will be what? The value of A2 will be B. So I am just putting the value of B here, where B here. So the first element is here terminal, then problem has been resolved. Now A1 is find out A4 A4, A1 is find out A4 A4। तो what the value of A4? A4 की वैल्यू एक तो B हो सकती है, ठीक है। तो एक बार हमने B पुट कर दिया भाई, A4 A4 है यहाँ पे, A4 A4। तो वी आर ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट एलिमेंट बिकॉज रेस्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग हमेशा फोकस करेंगे फर्स्ट एलिमेंट पे। रेस्ट A4 की वैल्यू है BZ, तो हमने यहाँ पे A4 की वैल्यू पुट कर दिया BZ। नेक्स्ट A4 की वैल्यू है B A3 A4, तो आई एम पुटेड हियर B A3 A4 ऑन दिस इज, तो दिस इज A4 A4 एंड दिस इज अगेन आई एम पुटेड हियर A4 B A3 A4 is Z and A4। तो वी कैन से दैट नाउ A1 इज इन दिस वे, A1 हमें इस तरीके से कुछ मिला। और इसमें खास बात क्या है कि वी आर गेटिंग द GNF एट A1 बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A1 इज व्हाट, टर्मिनल। यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे क्या है, हमें B मिल रहा है, ठीक है, यहाँ भी B मिल रहा है, टर्मिनल, द टर्मिनल एंड टर्मिनल, रेस्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो A1 हैज बीन रिजॉल्व। नाउ फोकस ऑन द सेकेंड इक्वेशन दैट इज कॉल्ड A4। फाइंड आउट द B and find out the A1 A4। तो when we resolving the equation, actually when we resolving the equations and just when we resolving the equation, then what the value we are getting, that we can see here. So in this case actually we can say that A4 is find out the B, that is not the problem, but problem is that, just a minute,
I am put it here the value of all f4 for better understanding. So this is not the problem. And what about the f4 is find out a1 a4. So that is the problem, we are getting that. तो f4 की अब वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले जो हमारे पास इक्वेशंस क्रिएट हुई थी तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम b पुट कर सकते हैं, bz पुट कर सकते हैं, यहाँ पे नो इशू b a3 a4 पुट कर सकते हैं. अगेन फर्स्ट focus on first element, we are getting the terminal. Again here we are getting the terminal, and when we resolving the a4 then we are getting two equations, one is a4 and one is z. So we needs to be write both the equation in case of equation 2 because that is the equation of a4. So first we write equations of a4 and after that we write the equations of z. So a4, all the first element is terminal. You can see here b, small b and small b. That is not the problem. But here again we are getting little bit problem from the z because first element is not the terminal. First element is not the terminal. Then what we can do that? So we needs to put the value of f4 here. We need to put the value of here, and then we finally get z. So what the value of z? Z a4 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 z. So we need to put the value of a4. First we will put b to b a4, and we are just putting the first element of z, that is called a4. ये इसको तो हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, हम लोग सिर्फ फोकस पहले वाले पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे बी a4 हो गया. अब a4 की वैल्यू क्या हो सकती है? bz. तो हम लोग इसको फिर अगेन हम लोग लिखेंगे bz और लास्ट a4 वी जस्ट कॉपीड इट बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस कर रहा है. सिमिलरली b a3 a4, तो b a3 a4 दैट इज द वैल्यू ऑफ a4. लास्ट का तो रहेगा b a3 a4 z, दिस इज द वैल्यू ऑफ a4. तो वी आर पुटेड हियर. सो हमें z की कितनी वैल्यू मिल रही है? दो वैल्यू. एक तो a4 a4 जिस पे हम लोग काम कर चुके हैं, दूसरी मिल रही है a4 a4 z. अगेन इस फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू 1 2 3 4 हम बारी बारी से चारों को पुट करेंगे 1 2 3 4 एंड फाइनली वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ z. एंड नाउ दिस पर्टिकुलर z इज कंटेन फर्स्ट एलिमेंट. व्हाट? फर्स्ट एलिमेंट इज terminal. So we can say that equation 1 solved, equation 2 solved, that give a4 and z, and now we focus on a2, find out the b terminal. That is not the problem. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. a3 फाइंड आउट कर रहा है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट्स ओके. तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया और फाइनली वी आर गेटिंग द GNF इन दैट वे. इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 हैव नो इशू बिकॉज इट्स फर्स्ट term is, first element is actually terminal. तो final grammar we can say that a1 first element check it, terminal first element check it, terminal, that is the GNF. a4 when we resolving then we are getting two equation, one is a4 and by the way through the lemma we are getting one more equation. So a1 is good, a4 is first element is terminal, z is contain first element is terminal. a2 a3 already in the GNF form, so we do not want to worry. इसमें घबराने की जरूरत नहीं, पहले से ही ये फर्स्ट जो टर्म है इनका एलिमेंट है वो टर्मिनल है. तो नाउ द गिवन ग्रामर इज नाउ GNF. तो आई होप you understand how we converted the grammar. Thank you.